दर्द भारत न्यूज चैनल पे आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गौतम राणे सागर और आपके सामने उपस्थित हूं लेकर कार्यक्रम उड़ान सोच की। आज जिस मुद्दे पे आज हम अब बात करने के लिए उपस्थित है और आपके सामने जो कुछ बातों को रखना चाह रहे हैं, जिस तरह से आज पूरे देश को आत्मनिर्भरता के नाम पे पूरे देश में एक नैरेटिव घोषित किया गया है। ऐसे लगता है कि जैसे सब कुछ परिवर्तित होने जा रहा है, सब कुछ बदल जाएगा और बदलने का आलम ये रहेगा कि किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, सब कुछ पटरी पे चलने लगेगा और गंगा ही नहीं बल्कि समुद्र बहने लगेगा, विकास की गंगा ही नहीं समुद्र बहने लगेगा। और जिस तरह से ये नरेशन बनाने की कोशिश की गई है और खास तौर से 2014 के बाद से प्रहसन बहुत होने लगे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो या जो चुनावी रैलियां हो, उन चुनावी रैलियों में भी और पार्लियामेंट में भी प्रहसन बहुत होने लगे हैं। और उस प्रहसन को साजिंदे किस तरह से कितने बेहतरीन तरीके से सजाते हैं, धजाते हैं, उसको फिर प्रचारित और प्रसारित करते हैं और उसी तरह से पूरे देश को बात रखने की कोशिश की गई है। आज हम बात करेंगे कि जो एपीएमसी हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटियां, जिसके अंदर मंडियां बनाई गई हैं पूरे देश में, उसमें टैक्स लगते हैं और हमारे देश के जो प्रधान सेवक हैं और जो चौकीदार हैं, वो पार्लियामेंट में ये कहते हैं कि हमने तो ऑप्शन दे रखा है कि आप मंडियों में बेचना चाहें तो मंडियों में बेचे, खुले में बेचना चाहें तो खुले में बेचे। इसका मतलब हम आपको टैक्स से बचाना चाहते हैं। क्या वाकई ये सरकार टैक्स से किसानों को बचाना चाहती है? अगर टैक्स के से किसानों को बचाना चाहती है तो सबसे पहले काफी डीजल का प्रयोग किसान करते हैं। उनको खेती की जुताई में, कटाई में, मड़ाई में जो भी उनको ज्यादातर वो ट्रैक्टर का यूज करते हैं, वो ट्रैक्टर डीजल से चलते हैं। डीजल ईंधन को खूब वो कंज्यूम ही नहीं करते हैं, पीते भी हैं। तो क्या हमारी सरकार ने इस तरह की कोई व्यवस्था की है कि डीजल को सब्सिडाइज्ड रेट पे किसानों को दिया गया है, डीजल पे किसानों से टैक्स नहीं लिए जाते हैं? अगर डीजल पे किसानों से टैक्स नहीं लिए जाते हैं तब तो सरकार के इस दावे को माना जा सकता है कि वास्तव में सरकार किसानों के हितैषी है, किसानों का हित करना चाहती है और उसी को ध्यान में रख करके बाहर खुली मार्केट में लोगों को उपलब्ध कराया है, इंटरनेशनल मार्केट खोल रखा है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या वाकई ऐसा ही कुछ है जैसा बताया जा रहा है, जैसा दिखाया जा रहा है, जैसा सुनाया जा रहा है, जैसे दावे किए जा रहे हैं? क्या वाकई धरातल पे कुछ इसी तरह का चल रहा है? अगर इस बात को देखें तो धरातल पे शायद इस तरह की कोई परिस्थितियां नहीं चल रही हैं। धरातल तो कुछ अलग ही चल रहा है। धरातल पे जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे कहीं दूर दूर तक भी नहीं रखते हैं। और जब उसी किसानों को लेकर के ये कहा गया कि जो कि 3 कृषि कानून बनाए गए हैं जिनको किसान उसको काला कानून का दर्जा देते हैं, काला कानून मानते हैं, वो 3 कृषि कानून किसानों को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं, किसानों के हित में में रख करके बनाए गए हैं और उसको ये कहा गया कि क्लास वाइज कोई भी बात करना चाहे आप आ करके बात कर ले और क्लास टू क्लास वाइज हम बात करने को तैयार हैं। अगर उसमें कुछ संशोधन की जरूरत पड़ती है तो संशोधन करने के लिए भी सरकार तैयार है। अब हम देख लें क्या सरकार के संशोधन करने के जो तरीके हैं वो इतने ही कारगर हुए हैं। चाहे नोटबंदी का प्रकरण हो, विमुद्रीकरण जिसको कहते हैं, उस नोटबंदी का प्रकरण हो। नोटबंदी में ये कहा गया कि 50 दिन का आप टाइम दे दीजिए और 50 दिन के टाइम के बाद सबको पैसे उपलब्ध हो जाएंगे। चूंकि 500 के नोट से और 1000 के नोट प्रचलन में आने से यहाँ करप्शन बढ़ता था, भ्रष्टाचार होता था, तो हम भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, इससे आतंकवाद खत्म करना चाहते हैं और इससे जो नकली नोटें हैं उसे भी खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि नोटें जब बड़ी रहती हैं तो भ्रष्टाचार बड़ी आसानी से हो जाता है।
काले धन इससे ब्लैक काले धन जो है उस उनके जो काले धन रखने वाले लोग हैं उनकी हम कमर तोड़ना चाहते हैं, पूरी तरह से उनकी कमर तोड़ करके रखना चाहते हैं। क्या वाकई नोटबंदी से ऐसा हुआ? क्या आतंकवाद बंद हो गया? क्या काले धन पे लगाम लग गया, भ्रष्टाचार पे लगाम लग गया? और वाकई अगर 500 और 1000 के नोट से भ्रष्टाचार बढ़ता था, तो फिर दोबारा 500 और 2000 के नोट से क्या भ्रष्टाचार कम होता है? पता नहीं किस तरह का क्या चीज ये सेवन करते हैं, और जो इतना सेवन करने के बाद इनको इतना मदमस्त कर देता, मदहोश कर देता है, इतना नशा चढ़ जाता है कि तर्क क्या करते हैं। इससे ये लगता है कि वो कोई गंभीर चर्चा नहीं होती। वहां जैसे कभी कभी हम लोग बचपन में जो नौटंकी हुआ करती थी, नौटंकी में जो एक नखरा आता था, इसी तरह के शब्दों का प्रयोग करता था, और इसी तरह के शब्दों का प्रयोग करके लोगों को तालियां बटोरता था, लोग खिलखिला करके हंसते थे। तो क्या वही प्रचलन आ गया है? अब दूसरी बात आकर के हम देख ले जीएसटी पे। क्या जीएसटी पे भी कहा गया कि हम इतने संशोधन किए हैं? जीएसटी पे संशोधन करते करते हमारे जो पूर्व वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी, वो संशोधन करते करते इतने थक गए, इतने थक गए, उन्होंने सोचा कि शायद अब इस धरती का बोझ भी बढ़ाना मेरे लिए संभव नहीं है, और उन्होंने धरती का बोझ कम करके वो चले गए। और इसके बावजूद कि ये कहा जा रहा कि हम पूरी तरह से संशोधन करने को तैयार है, कोई भी संशोधन करने की बात आती है तो संशोधन करने को तैयार है। अभी जीएसटी तक का संशोधन तो आपका पूरा नहीं हो पाया, जबकि आप जीएसटी लागू किए हुए आपके 5 साल के आसपास होने जा रहे हैं। तब वो संशोधन तो अभी पूरा नहीं है, किसानों का संशोधन कब करेंगे? और ये कहा जाए कि जो है 1.5 साल के लिए इसको होल्ड पे रखने के लिए तैयार हैं। होल्ड पे आप इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि जब साजिश करता है कोई व्यक्ति ताकि ये किसान एक बार लौट जाए तो फिर दोबारा इनको ये यहाँ न पहुंच पाए, क्योंकि किसानों को रोकने के लिए ईडी को जो तो आजकल मैना बन गया है, पहले सीबीआई तोता हुआ करती थी, आजकल ईडी मैना बन गया, तो तोता मैना की जो कहानी हो गई है, और जितने किसान वहां बैठे हैं सारे किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। जब ये सरकार कहती है आतंकवाद है तो ये समझने में थोड़ा सा हर व्यक्ति जो चिंतक है, जो चिंतनशील व्यक्ति है, वो समझने में थोड़ा चिंतित हो जाता है, क्या वास्तव में इस देश में आतंकवाद है या सरकारी आतंकवाद है? और जब ये किसान घर पे लौट जाएं तो सबके ऊपर इतने मुकदमे लाद दिए जाए, उनको जेलों में ठूस दिया जाए ताकि वो दोबारा कोशिश न कर पाए। इस साजिश के तहत कहीं ऐसा तो नहीं ये गोल पे पोस्ट चेंज करने की कोशिश की जा रही है? ये सरकार के चूंकि इस तरह के हथकंडे आए हैं, ये पहली मर्तबा हुआ है कि इस सरकार में पहली मर्तबा हुआ कि पहले ये होता था कि अगर आप सही हैं, सही होने के बावजूद भी आप जो गलत व्यक्ति है आप उसको दंड नहीं दे सकते हैं। दंड देने के लिए कानून बने हैं, न्यायालय बने हैं, पुलिस फोर्स बने हैं, वो दंड दे सकते हैं। आप कौन होते हैं दंड देने वाले? लेकिन इस सरकार में दंड देने का सीधा सीधा निर्धारित हो गया। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में जब दंगे हुए थे, साल भर पहले दंगे हुए थे, जो उनके कपिल मिश्रा जी हैं वो पुलिस के सामने ये कह रहे हैं कि आप सड़कें खाली करवाइए और नहीं तो हम करवा देंगे। तो आप ये बताइए उन्हें कौन सा अधिकार मिल गया था कि सड़कें वो खाली करवाएंगे? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार का काम है, कानून व्यवस्था चलाना सरकार का काम है। ऐसे लोग कह करके करते हैं, इसका मतलब वो नफरत फैलाना चाहते हैं, वो द्वेष फैलाना चाहते हैं, अलगाववाद करना चाहते हैं। ऐसे लोग पुलिस के सामने खड़े होकर के, उनके पास में खड़े होकर के अगर ये कहा जाए कि उनके सर पे खड़े होकर के ये दावा प्रस्तुत करते हैं तो भी कोई अतिरंजनापूर्ण बात नहीं होगी। तो ऐसे लोग कैसे अछूते रह जाते हैं, कैसे बचे रह जाते हैं? ये कानून सब कहा जाता है कि कानून आप अपने हाथ में नहीं ले सकते, तो ऐसे लोग कानून क्यों अपने हाथ में ले रहे हैं और खुला घूम रहे हैं? आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका क्या मतलब है कि क्या इस देश में कानून पंग हो चुका है? जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले लोग थे पंग हो चुके हैं,
या उन्होंने शरारत करने वाले लोगों को और खासतौर से लोकतंत्र की रक्षा करने वाले लोगों के खिलाफ जो साजिशें शुरू की है, उसमें कहीं ऐसा तो नहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ये सरकार का हाथ तो नहीं है? ये एक प्रश्न उठता है। हमें लगता है कि सरकार का होना नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह से घटनाएं बार बार उभर करके आ रही हैं, घटनाएं दिख रही हैं, ऐसे हर जनमानस से ये प्रश्न उभरता है और इस प्रश्न का भी जवाब देना चाहिए। साथियों, अब फिर हम उसी बात पे करेंगे कि किसानों के तमाम टैक्सेज आप लगाते हैं, उन तमाम टैक्सेस को ध्यान में रख करके अगर आपको लगता है तो किसानों पे टैक्सेस वो खत्म कर दीजिए, लेकिन आपको किसानों की जो फटी बनियान के साथ, उनकी सिकुड़ी हुई चमड़ी के साथ, जली हुई चमड़ी के साथ, उनको जले हुए चेहरे के साथ प्रस्तुत करने की जो आप में शौक चढ़ा गया है, वो शौक पूरा करने के लिए ही आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको टैक्सेस वास्तव में टैक्सेस से बचाना है, तो टैक्सेस से बचाने के लिए डीजल पे टैक्स कम करिए और सारे जो चीजें उनकी उपयोग की चीजें होती है, बिजली उनको मुफ्त करिए। वो सब आप नहीं करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को बिजली दे रहे हैं और सबसे बड़ा, अगर आप पे उनका इतना ही हित करने की आपकी मंशा होती, तो पराली जलाने पे करोड़ों रुपए का दंड का व्यवधान आप नहीं कर सकते थे। इसका मतलब ये लगता है कि इस देश के किसानों को, इस देश को मजदूरों को, इस देश के भूमिहीनों को और किसी भी तरह से सरकार पूरी तरह से पंग बना करके रखना चाहती है, गुलाम बना करके रखना चाहती है और गुलामी के दायरे में ही उनको रखना चाहती है। इसीलिए उनको किस तरह से प्रताड़ित किया जाए, जरा सा भी अगर सरकार का हित होता है, सरकार के ध्यान में किसानों के प्रति संवेदना होती, उनका उनकी मदद करने की कोशिश होती, उनको वास्तविक तौर पे आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश होती, तो कोशिश होती तो किसी भी कीमत पे उनको पराली जलाने पे ये दंड का व्यवधान न किया जाता, जेल के पीछे उनको नहीं भेजा जाता, इतना अपराध उन्होंने नहीं किया था। जो व्यक्ति सीधे सीधे देश में भाईचारा को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, भाईचारा को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, द्वेष फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, ऐसे लोगों को तो आप दंडित कर ही नहीं पा रहे हैं। दंडित करने के लिए किसानों के लिए जा रहे हैं और जब आत्मनिर्भर की बात चलती है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हमारी समझ में नहीं आता कि आप सुप्रीम कोर्ट में जितने भी भरे पड़े हैं सब हिंदू हैं, ब्यूरोक्रेसी में जितने भरे भरे पड़े हैं सब हिंदू हैं, जहां भी हैं सब हिंदू ही तो भरे पड़े हैं, तो फिर कौन सा हिंदू राष्ट्र आप बनाना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं? हिंदू राष्ट्र के नाम पे एक कूप मंडूकता फैलाने वाले लोग, जो विकास की रचनात्मक सोच करने वाले लोग हों, चाहे वो किसी धर्म के, किसी संप्रदाय के लोग हैं, रचनात्मक सोच रखने वाले लोगों को दंडित करने का आपकी मंशा है। और इसीलिए जो दुष्ट सोच के लोग हैं, साजिश करने वाले सोच के लोग हैं, फितरत करने वाले सोच के लोग हैं, छल और प्रपंच करने वाले लोग हैं, उनकी सोच के लोग हैं और खास तौर से जो देश का भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं और देश में जो सद्भाव है उसको बिगाड़ना चाहते हैं, देश के प्रगति को कुछ लोगों के हाथ में, देश की संपत्ति को कुछ लोगों के हाथ में सौंप करके मुक्त हो जाना चाहते हैं, केवल शासन चलाना चाहते हैं, बाकी सब प्राइवेट सेक्टर में देना चाहते हैं। तो इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं, इस देश की जो पूंजी 1% लोगों के पास इस देश की 70% पूंजी है और इस आत्मनिर्भर भारत के जो आपका छलावा है, मृग मरीचिका है, इस मृग मरीचिका के आड़ में कहीं ऐसा तो नहीं है कि 1% लोगों के पास ना इस देश की 95% संपत्ति रहे और खास तौर से ब्यूरोक्रेसी में, डेमोक्रेसी में, जुडिशरी में, कार्यपालिका में, प्रेस में जो चारों स्तंभ हैं, चारों स्तंभ में इसी तरह के खुरापात करने वाले लोग, जो विध्वंसात्मक सोच के लोग हैं, उनको बिठाने की आपकी मंशा तो नहीं है। और आत्मनिर्भर का भारत का मतलब आप ये तो नहीं कहना चाहते स्वदेशी के नाम पे जिस तरह से बहुत सारे स्वदेशी के व्यवसायी पैदा हो गए, पहले वो योग सिखाते थे, योग सिखा करके सारे व्याधियों को दूर करते थे, अब व्यवसाय में उतर करके आए हैं। अब इसी तरह से तो नहीं पैदा करना चाहते हैं।
और यहाँ से खास तौर से इस देश में जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो बैकवर्ड के लोग हैं, अगर उनको देखा जाए तो शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के लोगों को नौकरियों से हटाया जा रहा है, जमीनों जमीनों में ज्यादा खेती वो करते हैं, कहीं इस समय बेदखल हो, उनको खेत से भी बेदखल करने की आपकी मंशा तो नहीं है। ये सारे प्रश्न उठते हैं, इन सारे प्रश्नों पर देश को भी समझना चाहिए। कहीं से भी इस सरकार का एक भी निर्णय, हम बार बार इनसे दावा करते हैं कि आपको क्लास टू क्लास वाइज बात करनी है तो आप आइए। इससे पहले हम नोटबंदी पे भी क्लास टू क्लास वाइज बात करेंगे, जीएसटी पे भी क्लास टू क्लास वाइज बात करेंगे, और जितने आपके वादे किए गए हैं सारे वादे पे क्लॉज टू क्लॉज वाइज बात करेंगे, उपलब्धियों पे बात करेंगे, उसके फुलफिलमेंट पे बात करेंगे। अगर आपको ताकत है, आप में वास्तव में साहस है, आप अगर वास्तव में ईमानदार हैं तो आप आइए, इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन लाइव डिबेट होगी। आपकी शरारत नहीं, आपके साजिंदों के जरिए बात नहीं बढ़ेगी। लाइव डिबेट करिए या पब्लिक मीटिंग करिए। उस पब्लिक मीटिंग में चाहे जितना भी आप बुला लीजिए अपने नारे लगाने वाले लोगों को, बावजूद इसके भी हम चर्चा करने के लिए तैयार रहेंगे। आपको दावा प्रस्तुत करते हैं, जो भी करना चाहे हम उससे दावा करते हैं, इस चुनौती भी देते हैं कि अगर आपको 3 कृषि कानून में कहीं काला नजर नहीं आता है तो हम आपको काला काला दिखाएंगे। और अगर मैं आपको चुनौती जरूर दूंगा कि आप अगर उसमें कहीं सफेद है, कोई श्वेत है, और कहीं सच्ची निष्ठा है, कहीं वास्तव में ईमानदारी है, कहीं भाईचारा है, कहीं विकास के प्रति समर्पण है, तो वो जरा आप ढूंढ करके दिखाइएगा। फिर नए मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।